हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडियन रुपी रेगुलरली गिर रहा है आज के समय। $1 इज इक्वल टू 74 इंडियन रुपीज। नाउ एक बार देखते हैं कि इंडियन रुपी पिछले कई सालों में किस तरीके से लगातार गिर रहा है। नाउ एक ज़माना था 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त $1 की वैल्यू थी 45 इंडियन रुपीज़। ये एक्चुअली फिर बाद में इम्प्रूव हुई। आप अगर 2007 का टाइम देखो, नवंबर 2007, उस वक्त $1 वॉज इक्वल टू 39 इंडियन रुपीज़। उसके बाद ऑफ कोर्स फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया और बहुत से इन्वेस्टर्स ने रुपी बेचा, येन बेचा, युआन बेचा और अपना पैसा शिफ्ट कर दिया टू गोल्ड और यूएस डॉलर। तो उसके बाद फिर रुपी की वैल्यू गिरती रही और 2008 में आप अगर देखो तो हम वापस 45 तक पहुंच गए। उसके बाद फिर रुपी की वैल्यू लगातार गिरती रही, फिर हम 50 तक पहुंच गए और फिर 2011 में आप अगर देखो तो काफ़ी वैल्यू गिरी थी, हम 52 पे पहुंच गए थे। फिर 2013 आते आते हम 63 रुपीज़ पहुंच गए थे फॉर $1। ये जो टाइम पीरियड था, दिस वॉज वेरी बैड फॉर द इंडियन रुपी। उसके बाद अगर आप पिछले 5 साल देखो, सन 2015 से लेकर अब, तो इंडियन रुपी की और भी ज़्यादा डेप्रिसिएशन हुई है। आप अगर मार्च 2015 में देखो तो $1 वॉज इक्वल टू 62 इंडियन रुपीज़। फिर 2016 तक ये पहुंच गया था 68 इंडियन रुपीज़। फिर उसके बाद 2016 में आपको याद होगा नोटबंदी हुई थी और उसके बाद जो वैल्यू थी इंडियन रुपी की कुछ हद तक इम्प्रूव हुई बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। मगर फिर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये खराब होनी स्टार्ट हुई थी 2018 के नवंबर दिसंबर महीने से। 2019 काफ़ी हद तक खराब रहा रिगार्डिंग जीडीपी ग्रोथ। तो उसी के हिसाब से फिर इन्वेस्टर्स ने इंडियन रुपी बेचना स्टार्ट कर दिया और आज के टाइम में आप अगर देखो तो इंडियन रुपी पहुंच चुका है 74 इंडियन रुपीज़ टू $1 के रेट पर। तो डिस्कस करते हैं कि इंडियन रुपी क्यों गिर रहा है और क्या इन द फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन रुपी रिकवर करेगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन। नाउ पहली बात तो देखो, इंडियन रुपी की जो डेप्रिसिएशन है ये दुनिया भर में डिस्कस की जा रही है कि इंडिया जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी थी, जो एशिया का स्टार बनने वाला था, इसकी जो करेंसी है इतनी तेज़ी से क्यों गिर रही है। वेल देखो, इसके वेरियस रीजंस हैं। आज के समय आप अगर देखो टाइम काफ़ी ख़राब है इंडियन रुपी के लिए। पहले तो कोरोना वायरस का जो फियर है, इसकी वजह से दुनिया भर की जो करेंसीज है फॉल कर रही है। ठीक है, चाहे वो ब्राज़ीलियन करेंसी हो, चाइनीज़ करेंसी इनिशियली फॉल करी थी जब वहाँ पे कोरोना वायरस का फियर काफ़ी ज़्यादा था। अब धीरे धीरे कुछ हद तक रिकवर कर रही है क्योंकि चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने ये कहा है कि वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि उनकी जो करेंसी है वो वापस स्ट्रांग हो। मगर ओवरऑल आप अगर सेंटिमेंट्स देखो दुनिया भर में, तो करेंसीज गिरी रही है और यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी रही है इन्वेस्टर्स की। जब भी दुनिया में संकट बढ़ता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है कि आगे क्या होगा, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, तो इन्वेस्टर्स दुनिया भर की करेंसीज बेचकर दे बाय गोल्ड और यूएस डॉलर। तो एक ये फैक्टर काफ़ी बड़ा है। दूसरा ये है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं येस बैंक एपिसोड की वजह से। मैं कहूँगा इंडियन रुपी गिरा इसलिए क्योंकि अब पता नहीं है कि येस बैंक के साथ होगा क्या एसबीआई इसको सेव कर पाएगा, क्या येस बैंक कभी रिकवर करेगा। और येस बैंक का केस दे के ये भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि इन द फ्यूचर और भी वेरियस जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो भी इस तरीके से हाथ खड़े कर सकते हैं या नहीं। येस बैंक बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, इसको शुरू किया गया था राणा कपूर और अशोक कपूर द्वारा 2004 में। येस बैंक के 2 मेजर बिजनेसेस थे। एक तो था रिटेल बैंकिंग, मतलब कि आम नागरिक, आपके मेरे ऐसे लोग जो यहाँ पे खाता खोलते थे, अपना सैलरी अकाउंट यहाँ पे रखते थे या फिर फिक्स डिपॉजिट या फिर जो भी उनका एक बैंक अकाउंट यहाँ पे होता था। उसके अलावा इनके कॉर्पोरेट कस्टमर्स थे, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, उनका खाता यहाँ पे होता था। सो सिंस येस बैंक कॉर्पोरेट कस्टमर्स को भी डील करता था, तो रिटेल मतलब के आम लोगों के साथ साथ ये बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स को भी लोन बांटते थे। अब हुआ क्या एक टाइम पर कि इन्होंने बड़ी कंपनीज को लोन बहुत ही ज़्यादा दे दिया और आज के समय पता नहीं है कि बहुत सारा पैसा जो ये लोन के रूप में दे बैठे हैं ये वापस आ पाएगा या नहीं। सो अभी के लिए येस बैंक में काफ़ी केओस हैं। जो फाउंडर थे, को फाउंडर थे येस बैंक के, इन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ईडी, सीबीआई, वेरियस यहाँ पे इन पे आरोप लगा रहे हैं। और येस बैंक की जो ओवरऑल प्रॉब्लम है एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओवरऑल जो इनका ग्रॉस एनपीए है वो लगभग 7.39% है। हालांकि पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में इनके एनपीए और ज़रा बढ़ भी सकते हैं।
इन्होंने रिसेंटली अपना रिजल्ट पोस्टपोन कर दिया था, रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया नहीं है, तो हमें एक्चुअली पता नहीं है कि इस बैंक ने कितने लोन दे रखे थे और कितने लोन वापस नहीं आ रहे। सो येस बैंक की हालत एक्चुअली इतनी खराब हो गई थी कि एसबीआई ने यहाँ पर इंटरवेंशन करी और ये कहा कि हम पैसा डालेंगे येस बैंक में फॉर द टाइम बिंग, और आरबीआई ने ये कहा कि येस बैंक को हम डूबने नहीं देंगे। और अभी के लिए जो विड्रॉल लिमिट है येस बैंक की वो है 50,000 रुपीज़। मतलब कि अगर मान लो कोई आम नागरिक है, उसका अकाउंट था येस बैंक में, उसके 5-6 लाख रुपए पड़े थे येस बैंक में, तो अभी के लिए वो सिर्फ 50,000 रुपये ही निकाल सकता है। बट ओवरऑल सरकार ने ये कहा है कि येस बैंक में जो आम लोगों का पैसा है वो सुरक्षित है, बैंक को वो डूबने नहीं देंगे। मगर देखो, अब ऑब्वियसली इससे प्रेशर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 10-15 हज़ार करोड़ रुपया, जितना भी अमाउंट येस बैंक को चाहिए होगा इन द फ्यूचर, यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। हो सकता है कि एलआईसी भी इन्वेस्ट करे, अभी पिक्चर क्लियर हुई नहीं है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली सरकार येस बैंक को बचाएगी। तो ये जो एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा खराब पिक्चर प्रेजेंट करता है इंडियन बैंकिंग सेक्टर की, कि यहाँ पे क्या कंपनीज काफ़ी घाटे में जा रही है, जो बैंक्स ने लोन दे रखे हैं क्या वो खतरे में है, क्या और बैंक्स के एनपीए बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। और साथ में आपको ऑलरेडी पता है हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है ये भी काफ़ी हद तक गिर चुकी है। एक टाइम पे हम 7% पे ग्रो करते थे, अब मुश्किल से हम 4 या फिर 5% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स मैटर अ लॉट, और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी पर, ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है। नाउ ऐसा भी नहीं है कि सारी बैड न्यूज़ ही आ रही है, इसमें एक गुड न्यूज़ भी आई है। गुड न्यूज़ ये है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं, तेल क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, ये भी रेगुलरली फॉल कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से इंडियन रुपी फॉल कर रहा है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फॉल कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस। तो इवेंचुअली उम्मीद ये है कि इंडिया बहुत ही सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल खरीद पाएगा 2020 में। इससे हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचेंगे। कितना बचेगा? वेल, रिसेंटली जो कोटक महिंद्रा बैंक है उनके सीईओ उदय कोटक, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अभी के लिए जो क्रूड ऑयल के दाम है ये लगभग $45 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। रीसेंट टाइम्स में आप अगर देखो तो $20 तक जो क्रूड ऑयल का प्राइस है गिर चुका है। तो इसी प्राइस ड्रॉप से करीब $30 बिलियन, मतलब कि हमारा जो डिफेंस बजट है उसका ऑलमोस्ट 50% तो हम बचा सकते हैं इस साल। तो नीड ऑफ द आवर ये है कि कहीं ना कहीं से हम इस वक्त रुपी स्ट्रांग रखें और क्रूड ऑयल परचेज करते रहें। इससे सरकार को बहुत सा पैसा बच सकता है। और एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी भी है। इंडियन रुपी अभी के लिए जो गिर चुका है, ऐसा मत समझिए कि बस अब ये 75-80 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा। हो सकता है इन द फ्यूचर पहुंच जाए। फॉर द टाइम बिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास काफ़ी सारा एम्यूनेशन है, उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इंडियन रुपी को वापस उठाने के। अब आरबीआई ने 2019 में क्या किया था, बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टेप चला। आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में, इंटरनेशनल जो करेंसी मार्केट होती है, वहाँ पे बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में यूएस डॉलर परचेज कर लिया। अब जैसे ये कोरोना वायरस आ गया है और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। उसका डायरेक्ट रिएक्शन ये है कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जहाँ पर बहुत सारे यूएस डॉलर्स थे, अब ये बढ़ के हो गए हैं 476 बिलियन यूएस डॉलर्स। ईरान जैसी कंट्री की जो टोटल इकोनॉमी है उससे बड़ा अमाउंट है ये इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। तो आरबीआई के पास ऑप्शन है, आज से कुछ महीने बाद जब कोरोना वायरस कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाता है, उम्मीद है कि आ जाए, ये भी एक उम्मीद ही है। बट अगर मान लो इवेंचुअली कोरोना वायरस कंट्रोल में आता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इंप्रूव होता है, तो उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने डॉलर के बदले रुपीस परचेज कर सकता है। और इससे ऑब्वियसली रुपये की डिमांड बढ़ेगी और रुपये की जो वैल्यू है ये अप्रिशिएट भी हो सकती है। तो आरबीआई के पास काफ़ी ऑप्शंस है। ये जो रिसेंट गिरावट है, चांसेस कम है कि ये परमानेंट रहेगा, बट इंडिया को स्टेप्स लेने होंगे। सबसे ईजी स्टेप तो ये है कि क्रूड ऑयल बल्क में परचेज हम कर सकते हैं, हमारे जो रिजर्व्स हैं इसको हम फिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कोरोना वायरस का पैनिक फैल चुका है, चाइनीज़ इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा हिट लगा है, इसका फ़ायदा उठाकर इंडिया अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करता है तो इंडियन रुपये की वैल्यू, उसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, ये भी बढ़ेगी और इन द फ्यूचर आप इंडियन रुपये को अप्रिशिएट होता हुआ भी देख सकते हैं। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।